जय हिंद बच्चों। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो क्लास 10 की केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये उन बच्चों के लिए तो बेहद ही लाभदायक होगा जो क्लास 9 की केमिस्ट्री को बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम आपको क्लास 9 का ही टॉपिक आज बताने जा रहे हैं, और अगर आप क्लास 9 को अच्छे से नहीं समझेंगे तो क्लास 10 में आपको बहुत परेशानी होने वाला है। और अगर क्लास 10 में आपको परेशानी होगा केमिस्ट्री पढ़ने में, तब आपको एक ही उपाय है कि आपको रटना पड़ेगा, और इतिहास गवाह है कि रटने से तोता बना जाता है, विद्यार्थी नहीं। इसी वजह से हम उम्मीद करते हैं आप क्लास 9 अच्छे से पढ़ चुके होंगे, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए आज का रिवीजन क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रसायन शास्त्र। अब एक बात बताइए कि आप रसायन शास्त्र को अपने कौन से विषय में पढ़ते हैं? क्या गणित के विषय में पढ़ते हैं क्या? नहीं सर, रसायन शास्त्र को तो हम विज्ञान की किताब में पढ़ते हैं, यानी विज्ञान विषय में पढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए कि रसायन शास्त्र को हम विज्ञान के विषय में पढ़ते हैं। इसका अर्थ क्या होगा? क्योंकि हम इसको विज्ञान के विषय में पढ़ते हैं, यानी ये विज्ञान का ही कोई एक भाग होगा, उसका कोई एक हम कह सकते हैं शाखा होगा। ठीक है, लेकिन सर आखिर इसमें पढ़ा क्या जाता है? तो समझिएगा, हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, आखिर उनका संरचना कैसा है, आखिर वे किस प्रकार से बने हैं। कोयला आखिर किस प्रकार से बना है, पानी आखिर किस प्रकार से बना है, सोना आखिर किस प्रकार से बना है, उनका संरचना, उनका संगठन कैसा है, उनका गुण कैसा है। पानी का गुण और सोना का गुण अलग अलग क्यों है? लकड़ी जलता है लेकिन पानी नहीं जलता है, ऐसा क्यों? सोना नहीं जलता है, ऐसा क्यों? पदार्थों का रूपांतरण के बारे में भी आप पढ़ेंगे कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में किस प्रकार से बदल जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि पदार्थ भी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं, और उनका अध्ययन इसमें किया जाएगा। और पदार्थों के रूपांतरण के दौरान उसमें ऊर्जा अवशोषित हो रही है या उत्सर्जित हो रही है, इनका भी अध्ययन रसायन शास्त्र में किया जाता है। तो क्या क्या हम बोले? रसायन शास्त्र में पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन, रूपांतरण और रूपांतरण के दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए इस चीज को पहले हम लिख लेते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संरचना, संगठन, गुण, रूपांतरण, या रूपांतरण के दौरान ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन का अध्ययन किया जाता है।
रसायन शास्त्र कहलाता है। एकदम आराम आराम से समझिए। चलिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संरचना संगठन, यहाँ पे की होगा, दीर्घिकार दे दीजिएगा। गुण रूपांतरण या रूपांतरण के दौरान ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन का अध्ययन किया जाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है। ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा डिफिनेशन लग रहा है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यह रटना नहीं है। तब सर लिखा है क्यों? लिखा दिए इसलिए ताकि आपको जानकारी में रहे कि रसायन शास्त्र के अंतर्गत आखिर हम पढ़ते क्या हैं, क्या चीज़ हम करते हैं। तो यह चीज़ जानकारी होना चाहिए। आप इसको कॉपी में लिख कर रख दीजिए, रटने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जो रसायन शास्त्र शब्द है, इसको जरा ध्यान से देखिए। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, रसायन जोड़ शास्त्र। रसायन शब्द रस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है द्रव। द्रव को आप कह सकते हैं तरल। और शास्त्र शब्द का अर्थ क्या हो गया? अध्ययन करना। तो रसायन शास्त्र का अर्थ क्या हो गया? कुल मिला के द्रवों का अध्ययन करना। ये क्या बात हो गया सर? आप बोले पदार्थों की संरचना, संगठन, गुण, रूपांतरण आदि का के बारे में पढ़ने को रसायन शास्त्र कहते हैं, तो यहाँ पे द्रवों का अध्ययन कैसे अर्थ निकल रहा है? तो समझिएगा, पुराने समय में द्रवों का अध्ययन करना को ही रसायन शास्त्र माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान का विकास हुआ तो समझ में आया लोगों को कि नहीं, रसायन शास्त्र में पदार्थों का अध्ययन किया जाना चाहिए। अब चूंकि यह नाम फेमस हो चुका था, लिया गया था यही कॉन्सेप्ट से कि द्रवों का अध्ययन करते हैं तो रसायन शास्त्र हो गया ये। लेकिन जब देखें कि पदार्थों का अध्ययन होने लगा, तब अब उसके बाद हम किया क्या जाए, यह नाम तो फेमस हो चुका है, तो नाम को ज्यों का त्यों रहने दिया गया और इसमें पढ़ने का जो क्षेत्र है, अध्ययन का जो क्षेत्र है, उसको बढ़ा दिया गया कि चलिए इसमें तरल के साथ साथ आप अन्य पदार्थों का भी अध्ययन करिएगा या कर सकते हैं। अब आपको एक बात का जवाब देना है। चलिए हम अपने आसपास के पदार्थ को लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं घर की दीवार। बताइए दीवार हमारा किस चीज़ से बना हुआ है, उसकी रचनात्मक इकाई क्या है, किन चीज़ों से दीवार बनता है? कुछ बच्चे बोलेंगे सर ईंट से, कुछ बोलेंगे सर रेत के कण से, बालू के कण से। क्या होगा? चलिए रेत के कण को ही ले लेते हैं। तो छोटे छोटे रेत के कणों से हमारा दीवार बना हुआ है, या कहें तो कुल मिला के हमारा घर भी रेत के कणों से ही मिलकर बना है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सूती कपड़ा किन चीज़ों से बना है? रुई से। रुई क्या चीज़ से बना है? तो रुई के महीन रेशों से। आप कागज को भी फाड़ के देखिएगा तो पतला पतला एकदम महीन महीन रेशा आपको निकलेगा। तो कुल मिला के आप जितने भी पदार्थ देखेंगे वे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट आज से लगभग 2500 साल पहले हमारे भारत के एक ऋषि हुए जिनका नाम कनाद था, उन्होंने दिया। उन्होंने क्या कहा, अच्छे से समझिएगा उनके बात को। हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं उनको यदि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाए, समझिएगा, हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं यदि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाए तो विभाजित करते करते अंततः एक ऐसा कण प्राप्त होगा जो अविभाज्य होगा। यानी इस कण को आगे आप बांट नहीं सकते, आगे इसका टुकड़ा नहीं कर सकते, यानी ये बहुत छोटा होगा। इसी छोटे कण को उन्होंने परमाणु नाम दिया। परमाणु शब्द का अर्थ ही होता है अत्यंत छोटा। परम मतलब अत्यंत और अणु का अर्थ हो गया छोटा, अत्यंत छोटा। तो कुल मिला के उनका कहना था, हम कह सकते हैं कि उन्होंने यह बात कहा कि हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं वे परमाणुओं से मिलकर बने हैं। सेम टू सेम यही बात डाल्टन साहब ने भी उनके बाद कहा कि हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं वे एटम से मिलकर बने हैं, जिसे बांटा नहीं जा सकता है। लेकिन सबसे पहले जो ये बात बोले थे वो हमारे कनाद ऋषि बोले थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब परमाणु शब्द आ गया तो परमाणु पे और चर्चा करते हैं। तो परमाणु का एक गुण होता है, क्या?
कि परमाणु अकेला नहीं रह सकता है। अधिकांश परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रहता है। कुछ कुछ अपवाद में आपको दिख जाएगा जो अकेला रहता है, लेकिन अधिकांश रूप में अभी समझिए आप मुख्य रूप से कि परमाणु अकेला नहीं रह सकता है। तब सर कैसे रहेगा? उसको चाहिए एक साथी, वह दूसरे परमाणु से जुड़ जाएगा, लेकिन अकेला वह नहीं रहेगा। तो परमाणु के विषय में क्या समझे कि हमारे आसपास के पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हैं और परमाणु अकेला नहीं रहता है। अब आपको एक बात का जवाब देना है। यह हम ले लिए एक सोना का टुकड़ा और ये ले लिए एक लोहा का टुकड़ा। हम अभी कनाद ऋषि के बात को लेकर चल रहे हैं, उनके बात को काट नहीं रहे हैं। सभी पदार्थ परमाणु से बना है, उनका बात सत्य है। चलिए, अब यह सोना किन चीज़ों से मिलकर बना है? परमाणु से। आपको अब जवाब देना है, तैयार रहिएगा। नोट्स का भी टेंशन न लीजिए, अभी आप बस यहाँ पे फोकस करिए दिमाग को, सारा का सारा चीज़ लिखा दिया जाएगा। ठीक है, लोहा किस चीज़ से बना होगा? परमाणु से मिलकर बना होगा। अब जरा यहाँ पे सोचने वाला बात यह है कि यह भी बना परमाणु से, यह भी बना परमाणु से, तो यह सोना कैसे बन गया? यह लोहा कैसे बन गया? यह भेदभाव कैसे हो गया? यह महंगा हो गया, यह सस्ता हो गया, ऐसा क्यों? सोचिए जरा। वास्तविकता में यह बात तो सही है कि यह भी बना है परमाणु से, यह भी बना है परमाणु से, लेकिन एक बात है क्या कि इसका जो सोना का जो परमाणु है और ये जो लोहा का परमाणु है, ये सेम नहीं है, ये अलग अलग है। और यहीं से आया कॉन्सेप्ट तत्व का। तत्व क्या होता है? परमाणुओं को परमाणु का प्रकार को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अब तत्व क्या होता है समझिएगा। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। हम क्या बोले? एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। अब सोना का जो परमाणु हम लिए हैं, यह परमाणु सोना का ही रहेगा। आप सोना का परमाणु को अगर आपस में मिलाइएगा तो वो सोना ही बनने वाला है, चांदी नहीं बनेगा। चांदी आपको बनाना है तो आपको चांदी का अलग परमाणु लेना होगा और उसको मिलाना होगा, तब चांदी बनेगा। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया तत्व का। तो सोना क्या हो गया? एक तत्व हो गया जिसका परमाणु एक अपना खास गुण रखता है, इसका गुण एकदम इससे अलग है। लोहा क्या हो गया? यह एक दूसरा तत्व हो गया। तत्व को आप कह सकते हैं कंपनी, घड़ुआ भाषा में आप समझिए, एक कंपनी है। यह अलग कंपनी का परमाणु है, यह अलग कंपनी का परमाणु है। यह कंपनी का परमाणु सिर्फ सोने बनाता है, यह कंपनी का परमाणु सिर्फ लोहे बनाता है। तत्व को आप ऐसे समझिए, आपको फील आएगा। तो परमाणु का भी प्रकार आ गया जिसको हम तत्व कहते हैं। तत्व क्या हो गया? एक ही प्रकार के परमाणुओं के बने पदार्थ को हम कह दिए तत्व। अब तक धरती पे आपको सवाल आएगा कि सर कितने तत्व पाए जाते हैं? तो अब तक 118 तत्व खोजा जा चुका है। तो 118 प्रकार के आपको तत्व देखने को मिलेगा जिसका अपना अपना अलग गुण होता है। उनको मिलाइएगा तो नया पदार्थ बनेगा, उस दूसरे वाले तत्व को मिलाइएगा तो एक अलग नया पदार्थ बनेगा। है ये भी परमाणु, है ये भी परमाणु, लेकिन हो सकता है इसका साइज बड़ा हो सकता है इसी का साइज बड़ा हो सकता है यह थोड़ा सा आपका ज़्यादा एनर्जी रखता हो या कम एनर्जी रखता हो, वो बात का बात है, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन इतनाटा तो बात समझ जाइए कि सोना का परमाणु और लोहा का परमाणु अलग अलग है। इसी वजह से तत्व का कॉन्सेप्ट आया। तत्व का अर्थ हो गया एक विशेष प्रकार का परमाणु। एक विशेष प्रकार का परमाणु या परमाणु से बने पदार्थ को भी हम तत्व कहते हैं। अगर दो परमाणु लिए हैं तो इसको भी सोना तत्व बोलेंगे। कौन सा तत्व है? तो बोलेंगे सोना। अगर हम पूरा ढेर ले लिए हैं फिर भी पूछेंगे कौन सा तत्व है, तो कहेंगे सोना ही, इसको लोहा नहीं बोलेंगे। तो अभी हम क्या क्या समझाए? परमाणु के विषय में बताए जो हमारे कनाद ऋषि ने कहे थे। फिर उसके बाद परमाणु के बाद हम समझे परमाणु अकेला रहता है, मुक्त अवस्था, माफ कीजिएगा, मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है, उसको एक चाहिए साथी, वह साथ में मिलकर रहेगा, वरना अकेला अधिकांश परमाणु नहीं रह सकता है। दूसरा बात बोले परमाणु भी सारा का सारा एक ही प्रकार का नहीं होता है, अलग अलग प्रकार का हो सकता है, जिसको हम तत्व कहते हैं। तत्व अब तक कितने पाए जाते हैं धरती पे, कितने खोजे जा चुके हैं? 118। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझ जाइए अणु क्या होता है। दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिल जाते हैं तब उसको कहते हैं अणु। जैसे देखिए यह एक परमाणु है,
यह एक दूसरा परमाणु है। जब यह दोनों आपस में मिल जाएगा तब इनके समूह को हम परमाणु नहीं बोलेंगे, इसको अब हम कहेंगे अणु। अणु का अर्थ भी होता है छोटा, लेकिन परमाणु का अर्थ होता है अत्यंत छोटा। बस इतना सा अर्थ है। आप परमाणु को अकेला देखिएगा तो उसको कहिएगा परमाणु है। जैसे ही परमाणु 2 या 2 से ज़्यादा हो जाए, उस समूह बन जाए, तो उसको कहना है अणु। अब तत्व किसे कहेंगे? हो सकता है अगर यह परमाणु दोनों एक ही कंपनी का रहा तब इसको कहेंगे, इसका जो नाम होगा तत्व का वह तत्व कर देंगे। अगर इसमें अलग यह तत्व रह गया, यह अलग हो गया, तब इसको तत्व नहीं कहेंगे, यह पूरा का पूरा तब तत्व नहीं कहलाएगा। जैसे समझिएगा, यहाँ पे एक सोना का परमाणु लिए और ये ले लिए एक चांदी का परमाणु। अब पूछेंगे यह दोनों मिला के कौन सा तत्व है, तो यह तत्व है ही नहीं, तत्व ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये अलग कंपनी का परमाणु है, ये अलग कंपनी का परमाणु है। अब तत्व का क्या डिफिनेशन दिए थे? जब एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ हो तब उसे तत्व कहेंगे। परमाणु एक ही प्रकार का होना चाहिए, अलग अलग रहेगा तब तत्व नहीं कहेंगे। तो चलिए जितना बात बताए उसको अब थोड़ा लिख लेते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कनाद, माफ कीजिएगा, ऋषि ने पदार्थ की रचनात्मक इकाई को रचनात्मक आधारभूत इकाई को परमाणु नाम दिया। यहाँ पे लिख लीजिए परमाणु। अत्यंत छोटा। परमाणु का एक अर्थ और भी निकाल सकते हैं आप, परमाणु यानी अविभाज्य, जिसे बांटा नहीं जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यतः परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। एक ही प्रकार के, इसको अलग ढंग से लिखते हैं, तत्व। तत्व क्या है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल भी ले लीजिए। जैसे आपका कौन होगा तत्व? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और सोचिए सोना, चांदी, जो आपको लिखना है लिख दीजिए। आपको आगे समझ में जैसे जैसे आप केमिस्ट्री पढ़िएगा आपको अंतर समझ में आ जाएगा कौन सा चीज़ तत्व है, कौन सा चीज़
अणु है, आपको यह भी बात समझ में आ जाएगा। पहले इसको नोट करिए। सोना चांदी लिखे, कार्बन लिख लीजिए आदि। नोट करिए पहले इसको। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब तक धरती पर कुल 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। इसको हम प्राप्त नहीं कहेंगे, ज्ञात कहेंगे, क्योंकि तत्व तो पहले से धरती पर मौजूद है, हजारों हजार साल पहले से, लेकिन हमें ज्ञान नहीं था उनका। अभी भी हो सकता है उससे ज़्यादा भी होगा, लेकिन अभी ज्ञात कितना है? 118। ठीक है, अब अणु ले लीजिए। दो, अच्छे से समझिएगा अणु क्या होता है। दो या दो से अधिक परमाणु से बने, अब ब्रैकेट में लिख लीजिए, एक जैसा या अलग अलग बने पदार्थ को अणु कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, अणु में कौन सा आएगा? पानी। पानी कोई तत्व नहीं है, यह एक अणु है, दो परमाणुओं का मिश्रण है। ठीक है, अब हम चूंकि बोल रहे हैं पानी कोई तत्व नहीं है, इसका अर्थ यह हुआ कि पानी में कोई पानी का एटम नहीं होता है, बल्कि दूसरा कंपनी का जो परमाणु होगा, दूसरा तत्व का जो परमाणु होगा वह समाहित है। दो अलग अलग तत्व का परमाणु आपस में मिलकर पानी का निर्माण करता है। अगर हम पूछेंगे पानी का एटम बताइए, तो पानी का एटम नहीं होता है, बल्कि दूसरा तत्व का एटम से मिलकर पानी बना है। इस बात को याद रखिएगा। पानी हो गया। आप दूसरा एग्जांपल भी ले लीजिए, ग्लूकोज, और ले लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, आदि। अब एक बात यहां पे यह समझ लीजिए कि ये जो अणु होता है यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यह रह सकता है अकेला। अणु मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अगर वहाँ पे छूट गया होगा तो नोट पॉइंट पर लिख लीजिएगा, लिख चुके हैं शायद। मुख्यतः परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपका कहानी होता है स्टार्ट। अब हम सिर्फ परमाणु पर ही चर्चा करेंगे। अब सवाल यह आता है कि सर परमाणु मुक्त अवस्था में क्यों नहीं रह सकते हैं और अणु मुक्त अवस्था में क्यों रह जाते हैं? तो इसका कारण है स्टेबिलिटी, स्थायित्व। परमाणु अकेला अस्थाई नहीं रहता है, वह एकदम बेचैन रहेगा। हम उससे मिलें कि उससे मार करें, उससे क्या करें,
वो एकदम बेचैन रहता है। लेकिन जैसे ही दो परमाणु आपस में एक दूसरे से साझेदारी कर लेता है कि लो भाई तुम मेरा 5 रुपया ले लो, तुम मेरा 10 रुपया ले लो, तुमको हम अपना मकान दे दिए, तुम मेरा खाना खा लेना, इस तरह का कुछ गठजोड़ जब हो जाता है तब परमाणु आपस में 2-3 परमाणु आपस में मिल जाते हैं, या उससे ज़्यादा भी परमाणु हो सकता है, आपस में मिलते हैं और अस्थायी रूप से अब वह रह सकते हैं। लेकिन अकेला अगर परमाणु रहेगा तो मुख्यतः अधिकांश परमाणु अकेला नहीं रहते हैं, और जैसे ही वह अणु बन गया वैसे वह अकेला रह जाता है। इसको आप पहले नोट करिए। चलिए, अभी तक हम क्या जानते थे कि परमाणु पदार्थ के सबसे छोटे कण हैं, और क्या जानते थे कि परमाणु अविभाज्य होता है, यानी परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, आगे खोज हुआ, तब हमें पता चला कि परमाणु से भी छोटा कण अस्तित्व में है, यानी परमाणु को भी और छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है। तो चलिए पहले इस बात को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे वे छोटे छोटे कण कौन कौन से हैं और उसका गुण क्या है। तकनीक के विकास के साथ ज्ञात हुआ कि परमाणु से भी छोटे कण, चलिए इधर लिखते हैं, अस्तित्व में है, जिसे इसका नाम दे दिया गया उप परमाणविक कण कहा गया। इसको इंग्लिश में कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। परमाणु को तो एटम कहते हैं और उप परमाणविक कण को कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। आगे लिखिए, ये उप परमाणविक कण निम्नलिखित हैं। कौन कौन सा है? फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन। सेकंड का नाम दिया गया प्रोटॉन, और थर्ड का नाम दिया गया न्यूट्रॉन। चलिए, इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन भी कहा जाता है और टॉमसन भी कहा जाता है, टॉमसन। ठीक है। प्रोटॉन का खोज किया रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन का खोज किया जेम्स चैडविक। अब ये खोजकर्ता का नाम क्यों लिख दिए? क्योंकि कभी कभी बिहार बोर्ड वालों के लिए ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, इसलिए जानकारी में रखिए, ऐसे भी आपका कम आगे कंपटीशन में आ ही जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले इसको डिनोट कैसे करते हैं देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन का जो पार्टिकल है, जो कण है, इसको E- से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन का जो कण है इसको P+ से डिनोट करते हैं, और न्यूट्रॉन का जो कण है इसको N0 से डिनोट करते हैं। अब यह जो उप परमाणविक कण है, इनमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है यह आवेशित कण होता है।
अब आवेशित कण क्या है इसको समझिए। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें ऋण आवेश होता है और ये जो प्रोटॉन है इसमें धन आवेश होता है। और आवेशित कण का एक गुण होता है कि आवेशित कण यदि एक जैसा रहा, एक जाति का रहेगा तो उसमें झगड़ा होगा, वह एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है और एक और इलेक्ट्रॉन इसमें सटा दीजिए तो एक दूसरे को ढकेल देगा, वह उसको उधर धक्का देगा, वह उसको उधर धक्का देगा। प्रोटॉन है, यह भी आवेशित कण है, एक और प्रोटॉन लेते आइए, इसको रख दीजिएगा तो यह उसको उधर धक्का देगा, यह उसको उधर धक्का देगा। आवेशित कण का यह गुण होता है कि एक जैसा अगर एक जात का रहा कण तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, रिपेल करता है। और इसका यही एक और गुण है कि अगर आवेशित कण विपरीत आवेश का रहा, जैसे इलेक्ट्रॉन ले लिए एक प्रोटॉन ले लिए, अब दोनों को करीब लाएंगे तो यह दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेगा, कहें तो आकर्षित करने लगेगा, एक दूसरे में आके मिल जाएगा। तो यह जो आवेश है यह अगर उल्टा रहा तब एक दूसरे को आकर्षित करेगा और यदि आवेश सेम रहा तो प्रतिकर्षित करेगा। तो लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन और आपका जो ये न्यूट्रॉन है इसमें कोई आवेश नहीं रहता है, इसी वजह से इसमें जीरो दे दिए, इसमें प्लस दिए यानी इसमें पॉजिटिव चार्ज है या कहें तो धन आवेश रहता है, इसमें ऋण आवेश रहता है इसीलिए नेगेटिव चार्ज दे दिए हैं। ठीक है, ऋण आवेशित प्रोटॉन धन, यहां पे दीजिए तथा प्रोटॉन धन आवेशित रहता है। ठीक है, साथ में लिख दीजिए, इसमें इंक खत्म हो गया है। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं रहता है। देखिए, अगर आपको परमाणु को समझना है तो उप परमाणुविक कण को आपको समझना होगा अच्छे से, क्योंकि इसी से परमाणु बना है। इसको अगर आप अच्छे से समझ गए, इसका क्या क्या गुण होता है, तो आप परमाणु को अच्छे से समझ जाएंगे। तो क्या क्या हम जाने, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित रहता है तथा प्रोटॉन धन आवेशित रहता है। ठीक है, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं रहता है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पे तालब सो शायद होगा, देख लीजिएगा, नहीं दांत सो ही रहेगा। ठीक है, विपरीत आवेश एक दूसरे को, यहाँ पे को छूट गया है, आकर्षित करते हैं। यहाँ पे फिगर बना दीजिए, समान आवेश है, जैसे देखिए यहाँ पे यह है माइनस, यहाँ पे ये जो ऐसे चिन्ह दे रहे हैं इसका अर्थ है यह इलेक्ट्रॉन है, यह भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब दोनों पास आया तो यह किसको किधर ढकेलेगा, देखिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, समान आवेश है, तो यह इसको इधर ढकेलेगा, यह इसको इधर ढकेलेगा। इस तरह फिगर बना लीजिएगा। अब यहाँ पे एक प्रोटॉन भी बना देते हैं। यह इसको इधर ढकेलेगा, यह इसको इधर ढकेलेगा। ठीक है, अब है विपरीत आवेश एक दूसरे को
माफ कीजिएगा आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित नहीं आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, यह एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो यह इसको इधर खींचेगा, यह इसको इधर खींचेगा, यह इधर इधर जाएगा। ठीक है, इतना सा चीज़ आप नोट कर लीजिए। यह जो गोल घेरा दे के माइनस दिए हैं, इसका अर्थ होता है यह इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का कण है। और यहाँ पे प्लस चिन्ह जो दिए हैं, इसका अर्थ होता है यह प्रोटॉन का कण है। और ये एक जैसा है तो प्रतिकर्षित कर रहा है, और अलग अलग है तो यह आकर्षित करता है। यह आवेशित कण का गुण है, इसको इतना सा नोट कर लीजिए, फिर और आगे बढ़ेंगे। एक मिनट रुकिए, चलिए दिख रहा। चलिए, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसको डिनोट करेंगे me से, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। बहुत कम है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इसको दर्शाएंगे mp से, इक्वल टू होता है आपका 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इसको दर्शाएंगे mn से 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। आप देख सकते हैं प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, इसका मास, इसका जो द्रव्यमान है लगभग सेम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का बताइए ज़्यादा है कि कम? कम है, बहुत ज़्यादा। बताइए कैसे? माइनस पावर अगर रहता है तो आप जानते होंगे, जैसे देखिए 10 पे पावर अगर -1 है तो इक्वल टू होता है 1/10। 10 पे पावर अगर -4 है तो इक्वल टू होता है 1/10 पे पावर 4, यानी इक्वल टू 1/4 पावर है तो 4 शून्य लगा दीजिए, 3 4, 1/10,000। तो जिस पे जितना ज़्यादा माइनस पावर है वो उतना छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -27 है, यहाँ पे -31 है, तो बड़ा कौन होगा? जिसमें कम माइनस पावर होगा, यानी ये वाला बड़ा है। तो परमाणु का जो वजन होता है, वह सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजन पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन को नगण्य मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे -31 है, यहाँ पे ये -27 है। अगर इन दोनों का तुलना करें तो इसका वजन इससे 10,000 गुना ज़्यादा है। आप देखिए यहाँ पे 10 भागा में 10 पे पावर -31 है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे बटे में आएगा तो +31 हो जाएगा, और यहाँ पे बटे में 10 पे पावर 27 है। देखिए कितना का अंतर है, 10 पे पावर 4 का अंतर है, जो कि होता है आपका 10,000। तब चूंकि इन तीनों उपपरमाणुविक कण से परमाणु बना हुआ है, तो परमाणु का जब वजन का बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का वजन को नगण्य मान लिया जाता है, और यही दोनों जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यही दोनों का वजन माना जाता है। चलिए अब हम देखते हैं परमाणु का वजन किस प्रकार से मापेंगे।
ये नीचे वाला मिटा दें। एकदम स्थिर से समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैथड लगेगा। अब आप बाजार जाइए और एक किराना दुकान में जाइएगा और उसको कहिएगा कि 10 पीस आटा दीजिएगा। कहेगा पागल है क्या, 10 पीस आटा कैसे देंगे। आप जाइए कहिए कि ठीक है, ना तो 10 पीस चीनी दीजिए। उसमें भी आपको मार के भगा देगा कि आटा और चीनी को 10 पीस कैसे दिया जा सकता है। तो उससे सवाल पूछिए क्यों, क्योंकि आटा और चीनी बेहद ही छोटा है, उसको पीस में खरीदना संभव नहीं है। तो उसको किस तरह मापा जाता है, किलो में मापा जाता है। केला देख लीजिए, केला किस प्रकार खरीदते हैं आप, दर्जन में खरीदते हैं। तो उसी प्रकार परमाणु तो बहुत छोटा है। तो हम जो अभी परमाणु के साथ खेलेंगे, जो भी उपयोग करेंगे परमाणु का, एक परमाणु लेके नहीं करेंगे क्योंकि परमाणु बहुत छोटा है। तब सर कैसे करेंगे, मोल में। अब ये मोल किस चिड़िया का नाम है, तो मोल कुछ नहीं है, बस एक संख्या है। जैसे दर्जन कैसे कहते हैं, 12 को दर्जन कहते हैं। 12 को कुछ भी रहेगा तो कहेंगे 1 दर्जन कुर्सी है, मतलब 12 कुर्सी है। उसी तरह अगर कह देंगे 1 मोल इतना है, 1 मोल परमाणु है, तो कुछ संख्या होगा, उतना परमाणु होगा। मोल कुछ नहीं है, बस एक नंबर है। तो यहां पे लिखेंगे परमाणु का द्रव्यमान मोल में मापा जाता है। अब यहां पे लिख लीजिए 1 मोल बराबर, इसको एकदम दिमाग में रट लेना है, 6.022 इंटू 10⁻23। और इसी को कहते हैं एवोगाड्रो संख्या, या आप स्थिरांक कहिए। एवोगाड्रो साहब ने इस नंबर को दिया था, इसी वजह से इसको एवोगाड्रो संख्या या एवोगाड्रो स्थिरांक भी कहते हैं। इसको याद रखना है। 1 मोल बराबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम बोलेंगे 1 मोल परमाणु यानी 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु का हम बात कर रहे हैं। सोचिए कितना ज़्यादा। तो चलिए अब हम जरा सा परमाणु के विषय में बात करते हैं। परमाणु का यहाँ पे द्रव्यमान हम लिख दिए। परमाणु का द्रव्यमान मोल में मापा जाता है। 1 मोल बराबर हम सिर्फ लिख दिए हैं, इतना सा जानकारी दे दिए हैं। अब जरा सा परमाणु के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो होता क्या है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हम समझ गए कि उसका उप परमाणुविक कण है, उसी से प्रोटॉन मतलब परमाणु बना हुआ है। लेकिन अब किस प्रकार से उसमें रहता है, इस चीज को देखिए आप। यह है आपका परमाणु। परमाणु में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वह गुच्छा के रूप में परमाणु के बीच में रहता है। इसको हम प्लस से दिखा देते हैं। ये प्लस प्लस का अर्थ है कि यहाँ पे प्रोटॉन है, और इसी में हम N दिखा देते हैं, यानी यहाँ पे न्यूट्रॉन भी है। अब कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन रहता है वो देखेंगे, बात का बात है। तो पहले हम क्या जान रहे थे कि परमाणु 3 उप परमाणुविक कण से बना है मिलकर। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से 2 का खेल तो हो गया, परमाणु बना दिए। उसमें से हम क्या बोले, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच वाले भाग में एकदम संकुचित रहता है, तो यहाँ पे बना दिए। अब यह जितना सा भाग में यह संकुचित रहता है, इसी भाग को कहते हैं परमाणु का नाभिक। इस बात को याद रखिएगा। जितना सा भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल के रहता है गुच्छा के रूप में, उसको कहते हैं परमाणु का नाभिक। ठीक है। अब बचा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वह परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। अब कहाँ पे चक्कर लगाएगा, तो वह देखेंगे वह कहाँ पे, कक्षा बटा रहता है। आप इसको ऐसे समझिए कि यह परमाणु है, इसका जो ये नाभिक है इसको मान लीजिए सूरज है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है समझिए पृथ्वी इसका चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी को समझ जाइए इलेक्ट्रॉन, और नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको समझ जाइए सूर्य है। ठीक है। तो
परमाणु में आप देख लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे रहता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है। अब हम एक परमाणु के द्रव्यमान का बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि यह जो कण है यह आवेशित है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। समझिएगा, एक हम बक्सा दे दिए, अगर हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दें तो आपको क्या कहना है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन कण इसमें भर देंगे तो आपको क्या कहेंगे कि इसमें 2 माइनस चार्ज है। ठीक है, ये कहने का तरीका है। अगर किसी बक्से में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो पूछेंगे उसमें कुल आवेश कितना है, तो आप कहेंगे 2 माइनस या -2 चार्ज है। ठीक है, अब एक बक्से में हम 1 प्रोटॉन भर दिए, तब इसमें हम पूछेंगे कितना चार्ज है, तो आप क्या कहेंगे 1 प्लस चार्ज है या +1 चार्ज है, जो करना है कहिए। ठीक है, अब एक बक्से में हम अगर न्यूट्रॉन भर दिए तो पूछेंगे कितना आवेश है, तो कहेंगे 0, क्योंकि न्यूट्रॉन में तो आवेश ही नहीं रहता है, तो यह बक्सा में रहे तो आवेश है या नहीं कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अब बताइएगा, एक बक्सा लिए हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं और 4 प्रोटॉन भरे हैं, तो इसमें कुल आवेश कितना होगा। 4 प्लस है और 3 माइनस है, तो कुल आवेश कितना होगा, +1 या 1 प्लस। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कोई सा भी बॉक्स है उसमें अगर आपको जितना भी आवेशित कण रहेगा उसको जोड़ दीजिएगा, सिंपली प्लस को प्लस में जोड़ दीजिएगा, माइनस को माइनस में जोड़ दीजिएगा, आपस में जोड़ दीजिएगा, कुल आवेश वही होगा। अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, तो कुल आवेश पूछेंगे कितना है, तो 5 में 1 घटा दीजिए, यानी 4 माइनस या -4, जो आपको कहना है उल्टा सीधा लिखिए, इतना आवेश रहेगा। अब आते हैं परमाणु पर। परमाणु में चूंकि प्रोटॉन भी रहता है, न्यूट्रॉन का तो गप छोड़ दीजिए, आवेश तो उसमें होता नहीं है, इसीलिए न्यूट्रॉन का बात नहीं करेंगे। परमाणु में चूंकि प्रोटॉन भी रहता है, इलेक्ट्रॉन भी रहता है, तो लगता है परमाणु आवेशित भी होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तविकता में परमाणु में जितना मात्रा में प्रोटॉन रहता है उतने मात्रा में उसका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जिस वजह से उसका कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0। जैसे देखिए कोई परमाणु है, इसका नाभिक में 5 प्रोटॉन है, समझिएगा, तो इसका जो चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाएगा 5 इलेक्ट्रॉन लगाएगा, जिस वजह से कुल आवेश इसका हम पूछेंगे कितना है, तो 5 माइनस है और 5 आपका प्लस है, तो कुल आवेश कितना हो गया, 0। इसी कारण से परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। जितना उसमें प्रोटॉन रहता है संख्या में, उतने संख्या में आपका इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इस चीज को पहले लिख लेते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अतः परमाणु विद्युत उदासीन होता है। चलिए, यह बात तो समझ गए, परमाणु उदासीन होता है। अब परमाणु का हम थोड़ा सा द्रव्यमान को कैलकुलेट करेंगे कितना होता है, इसको पहले नोट कर लीजिए। इसको रहने देते हैं, इधर ही करते हैं, आपको थोड़ा देखने में सहायता हो। चलिए, अब हम आपको परमाणु द्रव्यमान निकालने सिखाएंगे। तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए 2 बातों का पता होना चाहिए। पहला क्या, परमाणु संख्या क्या होता है, दूसरा परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या है। तो परमाणु संख्या समझिए, सिंपली है, किसी भी परमाणु में जितनी संख्या में उसमें प्रोटॉन रहता है वही उसका परमाणु संख्या रहता है। हम क्या बोले, जैसे कोई परमाणु है उसमें 5 प्रोटॉन है, तो उस परमाणु का परमाणु संख्या कितना होगा, 5। जितनी संख्या में प्रोटॉन रहेगा वही उस परमाणु का परमाणु संख्या हुआ। तो लिख दीजिए, परमाणु में मौजूद
प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसको Z से दर्शाते हैं। अब है परमाणु द्रव्यमान। तो लिखिएगा परमाणु द्रव्यमान बराबर, अब यह जो द्रव्यमान निकालेंगे आप, यह कौन सा यूनिट में रहेगा, तो याद रखिएगा ग्राम प्रति मोल में। यानी आपका जो भी द्रव्यमान निकलने वाला है, पहला बात तो वह कि वह संख्या ग्राम में होगा, दूसरा कि वह प्रति मोल का रहेगा वजन। यानी आप जैसे कोई सोना का आइटम लिए, उसका वजन निकाल रहे हैं, तो 1 मोल सोना का परमाणु ले लीजिए, उसका उतना ग्राम वजन होगा। यानी आपका वजन निकलने वाला है ग्राम में, वो भी 1 मोल का, एक परमाणु का नहीं, 1 मोल का हम बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, प्रोटॉन, माफ कीजिएगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यह है परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला।